नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। देखिए, आज से हम लोग झारखंड बीएड एवं एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि ये आपका पहला क्लास है, इसीलिए क्लास की टाइमिंग हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब तक आपका झारखंड बीएड या एमएड एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपका जो है केवल 2 सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। एक टीचिंग एप्टीट्यूड का एंड दूसरा आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा, ठीक है। एंड वो भी आपका अल्टरनेट बेसिस पे चलने वाला है। किस दिन किसका क्लास होगा वो जानकारी आप रख लीजिए। देखिए, अगर आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास हो रहा है तो इसका नेक्स्ट क्लास आपका एक दिन छोड़ के यानी कि परसों देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह रीजनिंग का क्लास भी आपको अल्टरनेट दिन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चूंकि आपके एग्जाम के लिए अभी बहुत टाइम है, इसीलिए ऐसा जो है वो डिसीजन लिया गया है। फिर आपका जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, वहाँ से आपका डेली क्लासेस देखने को मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे जो है वो आपको क्लासेस देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि तब तक आपका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो है लगभग 80% से 90% सिलेबस आपका जो है वो कंप्लीट हो भी जाएगा। एंड उस टाइम हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का मोटो यही है कि ये दोनों सब्जेक्ट से आपका ज़्यादा मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको पता होगा कि 40 मार्क्स का 40 सवाल पूछा जाता है। रीजनिंग का आपका 30 मार्क्स का 30 सवाल पूछा जाता है। एंड यही दोनों सब्जेक्ट का अगर मार्क्स ऐड कर दिया जाए तो 70 मार्क्स आपका हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसीलिए इसको जो है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट का जो है वो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है एंड थोड़ा जो है वो इसमें आपको पढ़ना भी पड़ जाता है। इसीलिए इसका क्लासेस जो है वो आज से स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो ये आपका था क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं कि आज जो है हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा क्लास 1 है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है, ठीक है। एंड आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग मेथड के बारे में, यानी कि शिक्षण विधियाँ के बारे में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी को जानेंगे। उसके बाद इस टॉपिक से जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया है पिछले 4 सालों में, ठीक है, उसको जानेंगे। एंड इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षण विधि क्या होता है, टीचिंग मेथड क्या होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आप समझिए कि जब शिक्षक जो है वो कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है, तो वो पढ़ाने के दौरान जिन जिन विधियों का इस्तेमाल करता है ताकि बच्चों को जो चीज़ पढ़ाया जाए वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टीचिंग मेथड कहेंगे या फिर शिक्षण विधि कहेंगे। आपको पता होगा कि बच्चों के क्लास में टीचर जो है वो बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाता है, ठीक है। विज्ञान वगैरह जब बताया जाता है तो प्रैक्टिकल विधि के माध्यम से बताया जाता है। आपने सुना होगा लेक्चर मेथड के बारे में, यानी कि बड़ा जब आप लोग हो जाते हैं, 11-12 चल जाते हैं या फिर कॉलेज में चल जाते हैं, तब आपको वहाँ पे ज़्यादातर लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि वो आपका हो गया लेक्चर मेथड। तो टीचर के द्वारा जिन जिन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो उस चीज़ को बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान करने और सीखने को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका है। शिक्षण विधि विषय, सीखने के मकसद और छात्रों के ज़रूरतों के हिसाब से बदली जा सकती है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग मेथड किसे कहते हैं, यानी कि वह मेथड जिसका इस्तेमाल टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए करता है, उसको हम लोग यहाँ पे टीचिंग मेथड कहेंगे। एंड ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टीचिंग मेथड को अपनाते हैं। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल यूज करते हैं, वहीं अगर हिंदी में हम लोग प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, हिंदी में हम लोग कहानी मेथड यूज कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो प्रत्येक विषय के लिए आपका जो मेथड होगा वो अलग अलग होगा। एंड हम लोग इस चीज़ को छात्रों के नीड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको प्रत्येक साल लगभग आपका 2 से 3 सवाल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि किस किस शिक्षण विधि के बारे में हमें पढ़ना यहाँ पे है। तो पहला जो टीचिंग मेथड है
वो है आपका व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। एंड ये जो लेक्चर मेथड है वो ज़्यादा सूटेबल किसके लिए है, तो हायर क्लासेस के लिए, 11th-12th के लिए, या फिर कह सकते हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स या फिर उससे हायर वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका जो है वो ज़्यादातर बेनिफिट आपका लेक्चर मेथड रहता है। हालांकि इसको जो है वो कम क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, 8 में भी, 6, 7 ये सब में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल अगर देखा जाए, ज़्यादा बेस्ट देखा जाए तो वो हायर क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड जो है वो बेस्ट होता है। देखिए, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसीलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर मेथड होता है, वो आपका टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड। एक होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड, दूसरा होता है टीचर सेंटर्ड, और तीसरा होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्ड अब नहीं चलता है, ज़्यादातर आपको जो है वो टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड चलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी का जो एजुकेशन है, मॉडर्न जो एजुकेशन है, वो किस पे आधारित है, तो चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित। ठीक है, छात्रों को ध्यान में रखकर आजकल की शिक्षा जो है वो दी जाती है, तो आजकल की शिक्षा आपका छात्र केंद्रित है। तो ये जो लेक्चर मेथड होता है, ये क्या होता है आपका शिक्षक केंद्रित। इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वह टीचर की होती है। टीचर आता है, लेक्चर देता है एंड चल जाता है। इसमें जो ज़्यादा एक्टिव कौन रहेगा, तो टीचर रहेगा। इसमें स्टूडेंट जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव आपका शिक्षक रहता है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान विधि एक मार्गीय संप्रेषण यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें टीचर केवल जो है वो लेक्चर देता है, टीचर ज्ञान देता है एंड स्टूडेंट जब चुपचाप उस चीज़ को सुनते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड जो मेथड है वो है आपका प्रोजेक्ट मेथड। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर बात हम करें यहीं पे तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि लेक्चर मेथड आपका कैसा है, यानी कि शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है या विषय केंद्रित है। तो ये आपका पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है शिक्षक केंद्रित, या फिर दूसरा ऐसा बन सकता है कि बताइए कि लेक्चर मेथड में सबसे ज़्यादा जो है वो क्रियाशील कौन रहता है, टीचर, स्टूडेंट या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, टीचर होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो बनाए जा सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है या टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो सवाल किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं, बस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, आगे है आपका परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। एंड इस चीज़ से आप परिचित भी होंगे, आपने विज्ञान में कई प्रोजेक्ट बनाया होगा, जिसमें आप लोग या तो इंडिविजुअल यानी कि एकल प्रोजेक्ट बनाए होंगे या फिर समूह में प्रोजेक्ट बनाए होंगे। ठीक है, तो देखिए इस विधि के जन्मदाता जो है वो किलपैट्रिक है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट मेथड का जो जन्मदाता होता है वो कौन है, तो किलपैट्रिक। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, अनुभव केंद्रित। ठीक है, हम लोग अपने अनुभव से जो है विभिन्न प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उस पर काम करते हैं। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। अब समाजीकरण पर विशेष बल देती है, इसका क्या मतलब है, देखिए जब प्रोजेक्ट मेथड को ग्रुप में बनाया जाता है, ठीक है, टीचर के द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया, बोला गया कि ये इस प्रोजेक्ट को आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए एंड इस चीज़ को आप लोग बनाइए, इस प्रोजेक्ट को बनाइए। तो जहाँ पे आप ग्रुप बना लिए, विभिन्न दोस्तों के साथ ग्रुप बना लिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका समाजीकरण हो रहा है। आप अपने हाव भाव को, विचार को एक दूसरे से जो है वो साझा कर रहे हैं, आपका वहाँ पे समाजीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में दीजिएगा। आगे है आपका, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परियोजना विधि में क्या होता है, आप जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि आप उसी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाइएगा जिस चीज़ के बारे में आपने अनुभव किया है। जैसा कि मैंने आपको लिखा था कि अनुभव केंद्रित होता है, अनुभव किया है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता है उसी चीज़ का आप प्रोजेक्ट बनाइएगा। एंड फाइनली आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट बन जाएगा जो किसी थ्योरी को, किसी नियम को, किसी लॉ को एक्सप्लेन करेगा, किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। चूंकि आपने जो चीज़ बनाया, फिजिकली कोई मॉडल बना लिया, कोई प्रोजेक्ट बना लिया, तो वो दृश्य है, उसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो लास्ट में क्या हो रहा है कि जाके एक किसी फैक्ट्स को, किसी लॉ को, किसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आपका अदृश्य की ओर जा रहा है। उसी तरह सरल से जटिल की ओर जा रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं।
एंड अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये 4 चीज़ आपको खास करके याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है पहले भी एंड आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, तीसरा मेथड के बारे में। तीसरा मेथड है आपका इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि। इस मेथड का जो जन्मदाता है, खोज करता है, वो अरस्तु है। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। देखिए इस मेथड का उपयोग जब टीचर करता है तो क्या करता है वो, कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताएगा एंड इस एग्जाम्पल को बताने के बाद आपका नियम बताएगा। तो वह मेथड जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल बताया जाता है एंड उसको बेसिस मान के जो आपको नियम बताया जाता है, तो वो आपका आगमन विधि है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा एंड उसके बाद आपको वहाँ से नियम बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये आगमन विधि का काम है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। अब देखिए ये जो है आपका चाइल्ड सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चों को ध्यान में रखकर यहाँ पे सबसे पहले उसको एग्जाम्पल बताया जाता है। बच्चे जिस जिस चीज़ को देखते हैं, अपने समाज में आसपास जो अनुभव करते हैं, सबसे पहले उसको जो है वहाँ पे लाया जाता है। देखिए टीचर आपको वही एग्जाम्पल देगा जो बच्चों के दिमाग में पहले से है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों के ध्यान को यहाँ पे केंद्रित किया जा रहा है, बच्चों के जो अनुभव है उसको यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है चाइल्ड सेंटर, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है एंड इस पे जो है विद्यार्थी स्वयं करके सीखते भी है। तो ये आपका क्या है, इस बॉक्स वाले चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पे जा रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है, उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सरल से जटिल की ओर, ठीक है। तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आप खुद भी समझ सकते हैं कि आगमन विधि में सबसे मुख्य क्या याद रखना है आपको, कि आगमन विधि की जो खोज करता है वो अरस्तु है एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से नियम की ओर जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से लॉ की ओर जाते हैं। अब इसी का उल्टा हो जाता है निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि आपने देखा होगा कि गणित वगैरह में ज़्यादातर क्या होता है, पहले नियम बताया दिया जाता है एंड फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराए जाते हैं, तो वो आपका निगमन विधि हो गया। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। तो आगमन विधि का जस्ट उल्टा देखा जाए, अपोजिट देखा जाए, तो वो निगमन विधि होता है। आगमन विधि में क्या था कि पहले एग्जाम्पल बताया गया, फिर नियम बताया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाएगा, फिर एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए नी से नियम, तो पहले नियम आएगा, फिर बाद में एग्जाम्पल आएगा, यानी कि उदाहरण आएगा। एंड जो जो टॉपिक आपका पॉइंट वहाँ पे था आगमन में, उसी का जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वो था ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, जटिल से सरल की ओर। तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये आपका क्या है, शिक्षक केंद्रित है। वो आपका आगमन विधि क्या था, आगमन जो विधि था वो आपका क्या था, चाइल्ड सेंटर्ड था, यानी कि छात्र केंद्रित था। लेकिन ये आपका शिक्षक केंद्रित है। यहाँ पे स्टूडेंट जो ज़्यादातर उलझ जाते हैं, आपको सवाल पूछ दिया जाता है एंड आप जो है वो आगमन और निगमन में उलझ जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए नी से निगमन, नी से नियम, यानी कि पहले नियम आएगा फिर एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। एंड ये आपका जो है वो टीचर सेंटर है, ठीक है, छात्र केंद्रित जो है वो ये नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका विश्लेषण विधि और दूसरा है संश्लेषण विधि। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं, ये दोनों को साथ में इसलिए मैंने रखा है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए विश्लेषण विधि क्या है, एनालिसिस मेथड क्या है, कि इस विधि में समस्याओं को हम लोग, जैसे आपके सामने कोई समस्या है उसको आप क्या करोगे कि छोटे छोटे भागों में बांट दोगे, तोड़ दोगे एंड उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है कि कोई समस्या को छोटे छोटे भाग में बांट कर उसका हल निकाला जाता है, उसको जो है सॉल्व किया जाता है। सेम इसका उल्टा हो गया संश्लेषण विधि। अब देखिए किसी चीज़ को आपने क्या किया, छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया एंड उसका हल निकाला, फिर उसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। देखिए इसमें क्या था, हम लोग छोटे छोटे भाग में बांट के समस्या का हल कर रहे थे, लेकिन इसमें छोटे छोटे भागों को जोड़ के हम लोग समस्या का हल कर रहे हैं। तो एक इन दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। एंड इस विधि का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर जियोमेट्री में किया जाता है, यानी कि ज्यामिति में जो है वो किया जाता है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। विश्लेषण में छोटे छोटे भागों में बांट के हम लोग हल किया करते हैं, संश्लेषण में जो है वो छोटे छोटे भागों को जोड़ के हल किया करते हैं, सिंथेसिस किया करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आसान था।
आगे है आपका अनुकरण विधि। अनुकरण यानी कि दूसरों का कॉपी करना, दूसरों को फॉलो करना, ठीक है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग बच्चे होंगे, आप लोगों को कुछ नहीं याद होता होगा, तो टीचर जब उस चीज़ का उच्चारण करते हैं एंड आप लोग उनके पीछे पीछे जो है वो उस चीज़ का उच्चारण करते हैं। जैसे अगर टीचर बोलेगा आ से आम, तो बच्चे भी कहते हैं आ से आम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप अनुकरण कर रहे हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके सीखेगा, पढ़ता है, नवीन रचना करना सीखता है। नवीन रचना कहने का मतलब क्या है कि अपने दिमाग में नए कॉन्सेप्ट बनाता है, नई चीज़ सीखता है, ठीक है। अब नवीन रचना का मतलब ये मत समझिएगा कि किताब का रचना कर रहा है या फिर कॉपी का कुछ अलग चीज़ का, नियम का, वो चीज़ नहीं, ठीक है। चलिए, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है, यानी कि बोलना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। एंड देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसका उच्चारण गलत करेंगे, लेकिन जब टीचर आपको उस चीज़ को पढ़ाएगा, उस चीज़ का आप उच्चारण सुनेंगे, तो बाद में आप उस चीज़ को शुद्ध उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो वो आपका अनुकरण विधि के द्वारा पॉसिबल है। आठवां विधि आपका प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है कि इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारा जगह क्या होता है कि बहुत सारा लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप उस माहौल में रहने लगोगे तो आपको जो है वो डायरेक्टली लोगों को फॉलो करके, ठीक है, लोगों से दूसरी भाषा को सुन सुन के आप भी उस चीज़ को बोलना स्टार्ट कर दोगे। आप वहाँ पे व्याकरण को ध्यान नहीं दोगे। तो इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ यानी कि मीडियम बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए हम लोग जो है वो दूसरा भाषा सीखते हैं। समस्या समाधान मेथड क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसका समाधान स्टूडेंट स्वयं खोजते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। समाधान जो है इसमें स्टूडेंट्स खुद करेगा और खुद ज्ञान प्राप्त करेगा। सेम आपका डिस्कवरी मेथड हो गया। डिस्कवरी मेथड में भी कुछ ऐसा ही होता है कि इस विधि के खोजकर्ता पहले J.S. ब्रूनर है। इस विधि में छात्र स्वयं तथ्यों को, सिद्धांतों को एवं समस्याओं की खोज विभिन्न स्रोतों की सहायता लेकर करता है, ठीक है। चाहे किताब हो गया, कॉपी हो गया, उसके मदद से वो जो हो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो क्वेश्चन टीचर के द्वारा दिया गया है उस चीज़ को सॉल्व करेगा। इस शिक्षण विधि की सहायता से विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन तथा विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है। आपको विश्लेषण के बारे में बता दिया, संश्लेषण के बारे में बता दिया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो बच्चों में दिखाई देती है। चलिए, आगे है आपका अंतर क्रिया विधि, इंटरेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि इस शिक्षण विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को समस्या दे दी जाती है, वह अपने समूह के अन्य छात्रों के साथ विचार विमर्श करके समस्या का समाधान करता है। इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन का मतलब इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अंतरक्रिया कर रहा है। किसके साथ? या तो छात्र के साथ अंतरक्रिया करेगा या तो छात्र टीचर के साथ अंतरक्रिया करेगा। तो इन दोनों के माध्यम से वो क्या कर रहा है, समस्या को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंटरेक्शन मेथड हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको 11 टीचिंग मेथड के बारे में बताया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंदी जो है थ्योरी है भी नहीं, बहुत ही आसान थ्योरी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जो है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड खुद से पढ़ के देखिएगा। ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान है, टीचिंग मेथड वाला टॉपिक आपका बहुत आसान रहता है, ठीक है। बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके, एंड अभी जैसे ही मैं आपको प्रश्न बताऊँगा आपसे जो है खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसा सवाल जो है पूछा गया था। ये सवाल आपका 2022 में पूछा गया था झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। विद्यार्थी डैश में अपने आप हल ढूंढते हैं, किस मेथड में अपने आप हल ढूंढते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन मेथड दे रखा है, डिस्कवरी मेथड, बोथ नन। तो देखिए, इंटरेक्शन मेथड में भी वो अपने आप हल ढूंढ रहे थे
या तो वो छात्र के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे या फिर टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो कम से कम यहाँ पे तो अपने से हल ढूंढ रहे थे। दूसरा है डिस्कवरी मेथड, तो डिस्कवरी मेथड में भी वो अपने आप हल ढूंढते हैं, तो यहाँ पे दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफिशियल आंसर की के तहत भी जो है आपका ये दोनों सही बताया गया है। आगे है आपका कारण और प्रभाव संबंध डैश विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। देखिए ये जो प्रश्न है ना आपका 2022 में भी पूछा गया था, एंड यही प्रश्न आपका जो है मैं आपको बताता हूं कि यही प्रश्न आपका 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है। दोनों प्रश्न को मैंने यहाँ पे लिया है, सेम प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। मैं आपको बता दूं कि 2019 के 2 से 3 प्रश्न आपका 2024 में रिपीट हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जानते हैं कि कारण और प्रभाव संबंध डैश विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। क्लिनिकल, ऐसा मैंने आपको कोई बताया ही नहीं, कोई मेथड नहीं बताया, ठीक है। तुलनात्मक, ऐसा भी मैंने कोई आपको मेथड बताया ही नहीं। डेवलपमेंटल, ये भी कोई मेथड नहीं बताया। क्या बताया था? एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक विधि बताए थे, प्रोजेक्ट मेथड जिसको हम लोग कह सकते हैं। प्रैक्टिकल मेथड, एक्चुअली इसका शुद्ध इंग्लिश होगा प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट अलग हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड हम लोग देखिए किसी चीज़ का जब प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमको उसका जो है वो काउज, क्या कारण है, क्या इफेक्ट उससे निकल रहा है, उस चीज़ का पता चलता है, ठीक है। एंड ये सेम प्रश्न आपका जो है वो एक बार फिर से रिपीट हुआ था, ये देख सकते हैं आप लोग 2023 में। तो यहाँ पे भी आपका प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल सही हो जाएगा। इसके पीछे क्या रीजन है मैंने आपको बता दिया। तीसरा सवाल है आपका कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम की ओर जाता है, यानी कि देखिए इंडक्टिव अप्रोच, यानी कि मैंने आपको बताया इंडक्टिव मेथड के बारे में बताया था, वहीं से यह सवाल पूछा गया है। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? विशेष से सामान्य की ओर जाते थे, बिल्कुल सही बात है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी सही बात है। सिंपल से जटिल की ओर, बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंडक्टिव मेथड में क्या था? सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करते थे, फिर नियम के बारे में। तो ये आपका तीनों सही है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के अनुभव पर आधारित होती है? छात्रों के अनुभव पे आधारित, तो व्याख्यान, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तर, नोट्स। तो अनुभव केंद्रित प्रोजेक्ट विधि, बिल्कुल सही बात है। पांचवा है अनुभव से सीखना, किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? अनुभव से सीखना, तो हम लोग जिस चीज को करके सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ये आपका सही हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पे बल दिया जाता है आज की शिक्षा में, तो ये हमारा अनुभव द्वारा सीखना हो गया। छठा प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आजकल की जो शिक्षा होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी कि बच्चों के रुचि को, आवश्यकता को ध्यान में रखकर आजकल की शिक्षा जो है प्रोवाइड कराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां है आपका निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा जिसके पास क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ ना कुछ नया सोचते रहता है वो, तो क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करती है। अनुकरण, देखिए अनुकरण विधि में क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आप लोग खुद सोचिए, अनुकरण में क्या होगा कि आप तो दूसरों को फॉलो करोगे ना, जो चीज़ अगला इंसान करेगा वही चीज़ आप फॉलो कीजिएगा, तो यहाँ पे तो आपको क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। व्याख्यान विधि में भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि व्याख्यान विधि आपको बताया था लेक्चर मेथड शिक्षा केंद्रित होता है। रटने की विधि, रटने की कोई बात थी नहीं, तो समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए तो वहाँ पे आप जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे रीजनिंग का कोई सवाल दे दिया जाए तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो नया नया कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तो वहाँ पे आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। तो समस्या समाधान मेथड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष क्या है? गुण और दोष के बारे में बहुत कम सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आप जो है वो इस चीज़ को स्वयं कर सकते हैं। व्याख्यान जो लेक्चर मेथड होता है उसका दोष क्या है, लिमिटेशन क्या है? या सरल होती है, या समय बचाती है, या छात्रों की भागीदारी को कम करती है, एंड या विषय को स्पष्ट करती है। तो सबसे मेन जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है वो एक्टिव नहीं होते। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है? टीचर होता है। चूँकि व्याख्यान विधि आपका क्या था, शिक्षक केंद्रित था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो टीचर एक्टिव रहता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोष यही है आपका।
9th है, शिक्षण विधि का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। कोई टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो कौन से टीचिंग मेथड का उपयोग करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो छात्रों की आवश्यकता और रुचि के बारे में सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, छात्रों की आवश्यकता और रुचि के बारे में। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो बाल केंद्रित जो शिक्षण का जो सिद्धांत है वो जॉन डीवी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है। अधिक संख्या, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग वगैरह में ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं तो उनको किस विधि से पढ़ाया जाता है, तो लेक्चर दिया जाएगा एंड अच्छा नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो ये आपका बेस्ट हो जाता है अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने के लिए। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया था। लास्ट सवाल है आपका कि शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकसित किसने किया था, तो फ्लेंडर के द्वारा जो है वो इंटरेक्शन, मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन मेथड, तो वो चीज़ का आविष्कार जो है वो इस फ्लेंडर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो ये आपका लास्ट सवाल था, जहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो पिछले साल में पूछे गए थे वो प्रश्न भी मैंने करवा दिया। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आई आपको या नहीं आई, इस चीज़ को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा क्लास, इस चीज़ के बारे में आप लोग अपना राय जो है वो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, एंड इसका जो है अब टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो आपका एक दिन छोड़ के आपका नेक्स्ट दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपके कोई जान पहचान में है, कोई फ्रेंड्स हैं जो भी बीएड या एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।